नमस्कार दोस्तों, घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट। मैं हूं संजय राजन। आप सबों को आप प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल अब आम सभा चुनाव अपने समापन की ओर बढ़ चला है। अब देश भर के महज 57 लोकसभा सीटों पर ही मतदान बाकी है, वो भी 1 जून को पूरा हो जाएगा। 7वां यानी आखिरी चरण का रण भी अपने चरम पर है। चाहे बात हो इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की, दोनों दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए झोंक दी है। दोस्तों, अब तक के चुनाव के ट्रेंड को देखा जाए तो 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। एक तो ये कि इस बार का मत प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के आम सभा चुनाव से कम रहा है, और दूसरी बात ये कि ये चुनाव केवल इस बात पर आकर टिक गया है कि देश से मोदी को हटाना है या फिर देश में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता पर बैठाना है। दोस्तों, इस सियासी लड़ाई का ही हिस्सा कहा जा सकता है कि हर एक चरण के चुनाव में सियासी समीकरण को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को समयानुसार उठाया, और बात संविधान बचाने से लेकर 400 पार इसलिए कि संविधान बदलने की एनडीए की मंशा है तक आई। मंगलसूत्र से लेकर न जाने क्या क्या मुद्दे सियासी मंच पर धड़ल्ले से उठाए गए। कौन राम भक्त है और कौन रामद्रोही, इस पर भी जमकर सियासी मंचों पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा। बीजेपी ने तो नारा ही दे दिया है कि जो राम को लाए हैं देश उसे ही लाएगा। राहुल के खटाखट का बयान भी सुर्खियों में रहा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का जवाब भी उतना ही चर्चा बटोरा। बात वोटों के ध्रुवीकरण के लिए पाकिस्तान तक गई। मंच से केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम लोगों ने ऐलान किया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके भारत का होकर रहेगा। बात यहां तक लाई गई कि पाकिस्तान कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए बेचैन है। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर पूरा चुनाव पीएम मोदी बनाम पीएम मोदी ही रहा है, और इसके इर्द गिर्द मुद्दों का बड़ा जाल बुनने की कोशिश की गई। दावों का बाजार गर्म है। इंडिया गठबंधन भी अब मंचों से केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का दावा करती नजर आने लगी है। वहीं इंडिया गठबंधन अपने 400 पार के नारा बुलंद करने में जुटी हुई है। सियासत के इसी माहौल को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहतरीन पैनल के साथ, लेकिन आइए सुन लेते हैं पहले कुछ सियासी बयान। छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, अब तो आपको उछल कूद करके चिता के चिता यहां से भेजना चाहिए, भेजेंगे दोनों। आपका के मुझे बताओ, आवाज इतनी आनी चाहिए। देखो, मैं 200 सभा करने के बाद मेरी आवाज जितनी तेज है आपकी उससे भी आती है। आप मुझे बताओ, अरविंद राजभर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है, और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं। और यूपी वाले क्या बताएंगे, जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती। तो यानी कुल मिलाकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से ये खबर आ रही है कि 1 जून को जो इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है, उसमें तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस को बीजेपी से फंडिंग हुई है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा था राहुल गांधी के खटाखट का जवाब देते हुए कि 4 जून के बाद ये जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे फटाफट, और बलि का बकरा खोजा जाएगा कि किसे बनाया जाए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तो 4 जून में देर है, लेकिन अभी से टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन को एक झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। जहां तक बात की जाए 7वें चरण की, तो निश्चित तौर पर 8 प्रदेशों के 57 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बिहार की 8, हिमाचल की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13 सीटें,
उड़ीसा की 6, चंडीगढ़ की 1, झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। 2019 में इन 57 सीटों की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 25, कांग्रेस के पास 8 और अन्य के पास 24 जगहों पर जीत हासिल हुई थी। एनडीए और यूपीए की भाषा में, क्योंकि इंडिया गठबंधन तब यूपीए हुआ करता था, एनडीए को 30 सीटें हासिल हुई थी, यूपीए को महज 9 सीटें और अदर्स को 18 सीटें हासिल हुई थी। यानी कुल मिलाकर 7वें चरण का जो ये चक्रव्यूह है, इसको भी भेदने के लिए इंडिया गठबंधन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो टीम मोदी जिसका नाम हम देते हैं, उन्होंने पूरे दमखम के साथ 7वें चरण को भी अपना चुनावी एजेंडा बना लिया है। मिशन 7वां चरण भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि अब इंडिया गठबंधन की ओर से उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात की जाए तो अखिलेश यादव अकेले मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार वो 2-2, 3-3 जनसभाएं भी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर उन्होंने जनसभा करने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए बल्कि पूरे देश की बात कर ली जाए। यानी कुल मिलाकर यह 7वां और आखिरी चरण, यानी ये कहा जा सकता है कि अब जो है आम सभा चुनाव अपनी परिणति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दमखम अभी भी सियासी दलों ने पूरी तरह से दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आपका भी कपिल जी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुनील त्रिपाठी जी निश्चित तौर पर इस चर्चा में अक्सर हमारे साथ रहते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग भी करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए, तब तक सुनील जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर दूं, क्योंकि ये चरण ऐसे चल रहे हैं कि सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार का ही राय लेता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जिस तरह के हालात हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की दावेदारी अलग अलग है। 400 पार का नारा अभी भी एनडीए का बदस्तूर जारी है, जबकि इंडिया गठबंधन भी अब 350 के पार का नारा दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया था कि 5वें चरण में 275 और 7वें चरण में 350 पार। किसके दावे में कितना दम, सुनील जी? देखिए, जिस दिन से चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की है उस दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह इस बार मतदान हुआ संजय जी, वो काफ़ी चकित करने वाला और रोमांचक रहा। चुनाव आयोग ने भी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी जनता को प्रभावित करने में कोई अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद भी मतदान कम होना ये देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है जी। मैंने कई बार बात को दोहराया है कि हम लोगों के बचपन जब चुनाव आता था, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा लगता था जैसे हमारे वहाँ कोई पर्व होने वाला है, दिवाली है, होली है, ईद है, बकरीद है। इस तरह से लोग बड़ा सम्मान और उत्साह के साथ जुटते थे। बच्चे से बुजुर्ग तक मैंने देखा संजय जी कि गाड़ियों के पीछे दौड़ते नजर आते थे। जब गांव में कोई प्रचार करने गाड़ी आती थी या नेता आता था हमारा, तो उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते थे। आज स्थिति इतनी क्यों बदल गई, मैं कभी चिंतन करता हूं इस बात के ऊपर कि वो दौर, वो लोग जो राजनीतिक थे हमारे, क्या उनकी राजनीति में और आज की राजनीति में काफ़ी अंतर आ गया? अगर अंतर नहीं आया तो इस तरह से जनता का चुनाव से मोह भंग होना, मतदान प्रतिशत कम होना जी, ये एक गंभीर समस्या है और इस पे राजनीतिक दलों को चर्चा भी करनी चाहिए। संजय जी, आप देख रहे हैं इस समय सूर्य का ताप टॉप पे है, लेकिन नेताओं की राजनीति भी टॉप पे है, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। जिस तरह से हमारे राजनेता इस समय जनता के चौखट पर घूम रहे हैं, आप बता दिए 5 सालों में, चाहे सत्ता पक्ष के रहे हो चाहे सत्ता विपक्ष के रहे हो, कौन जनता के चौखट पर इस गर्मी में गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग सबके साथ उठते बैठते हैं। लोग हम लोगों से भी सवाल करते हैं इस तरह के कि आप बताइए, आप पत्रकार हैं, हमारी गली में कोई इससे पहले आया? जब आप हमारे वहां धूप में नहीं आए हैं तो हम धूप में मतदान करने क्यों जाएं? ऐसे भी वक्तव्य स्थानीय लोगों से हमको प्राप्त हुए हैं और ये सत्य भी है
कि जीतने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है और हारने के बाद तो आता ही नहीं है। कांग्रेस की अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस को आपने भी देखा होगा कि चुनाव के बाद कपूर हो जाती है, उसके बाद तो मतलब नहीं है, न उस पर चिंतन होता है न उस पर मंथन होता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात हम करते हैं संजय जी, तो हम अखिलेश जी को बहुत बड़े दिल वाला मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या जनाधार है, आप भी जाने, मीडिया भी जाने, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं ये भी जाने, प्रवक्ता लोग जी। उसके बावजूद भी डूबते हुए जहाज को दोनों हाथों से उबारने का प्रयास किया है। ये उनकी महानता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में सदैव कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। इधर योगी आदित्यनाथ भी मीटिंगों पे मीटिंग करते चले जा रहे हैं और अखिलेश जी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं जी। अब देखना हम लोग ये है कि इस मोर्चे में कौन सफल होता है कौन असफल होता है जी। काफी कुछ हम लोग इस बात को आकलन कर गए हैं, लेकिन अभी तथ्य नहीं है। 4 जून के बाद कहना ज्यादा बेहतर होगा। नेताओं का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है, इस नाते से उस पर कोई चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लग गया है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है राघवेंद्र जी, भाई 7वां चरण अब केवल शेष बचा है, 57 सीटों का मुकाबला है, बाकी लगभग 90% सीटों पर मतदान हो चुका है। जनता ने सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर ली है। बीजेपी का एक दावा है 6ठे चरण में 310 पार, अब 7वें चरण में 400 पार। इस दावे की वजह जानना चाहेंगे, और क्या इंडिया गठबंधन से कोई चुनौती आपको नहीं मिल रही है, जो ये दावा अभी भी बदस्तूर जारी है? देखिए दावा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति क्या है आप खोल कर देख लीजिए, दावा समझ में आ जाएगा। हम लोग दावे के आसपास अभी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5.5 दर्जन सांसद, इसके विपरीत अगर समाजवादी पार्टी को देख ले कितने सांसद हैं, वो क्या अपने दावे के आसपास खड़ी है? क्या 79 सीटें उनके जो कह रही है क्या उसके आसपास खड़ी है? कांग्रेस जिस प्रकार के दावे कर रही है उसके आसपास खड़ी है। देश में हम 400 पार की बात कर रहे हैं, 350 ज्यादा तो आज हमारे पास है, हम 50 बढ़ने की तो बात कर रहे हैं। रहे इंडी गठबंधन की बात, इंडी गठबंधन कहाँ खड़ी है आज की तारीख में, ये बात निर्णय आप स्वयं करिए। वास्तविकता ये है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतने के बाद नहीं खड़ी है। अपवाद हो सकता है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग 79 सीटें जीत रहे हैं, जिस प्रकार के ये लोग दावे कर रहे हैं, जिस प्रकार के बातें बता रहे हैं, तो ये बताइए राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ने की क्या जरूरत थी? कहीं से लड़ सकते थे भाई, 79 सीटें जीत रहे थे तो कहीं भी लड़ सकते थे। अमेठी छोड़ने की क्या आवश्यकता थी जी? अखिलेश यादव क्यों कन्नौज से लड़ रहे हैं भाई? कहीं से लड़ सकते थे। देखिए इन लोगों के चरित्र में और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग वास्तव में उत्तर प्रदेश और देश का चुनाव हार गए, ये बात इन लोगों ने भी स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये लोग सिर्फ रस अदायगी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ 80 के 80 लोकसभा सीटें जीत करके दिखाएगी, और 400 के पास देश में हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर चल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में है। देश की जनता उनको भर भर के प्यार कर रही है। अभी नरेंद्र मोदी जी के रोड शो को देख लीजिए, 8 लाख 10 लाख 12 लाख इस तरीके की भीड़ें हो रही है। जनसभाएं देख लीजिए, योगी जी ने 200 के आंकड़ा पार कर लिया है जनसभाओं की, मीटिंग की, यात्राओं की। तो ये बताइए आज की तारीख ये लोग कहाँ खड़े हैं? ये लोग सिर्फ एक आध प्रेस वार्ता की है, और इनका एनडी गठबंधन ने आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी मीटिंग करने का साहस नहीं कर पाया है। भाई देखिए अभी 2 दिन बस बाकी रह गए हैं, कब क्या कैसे क्या होने वाला है सबको पता चल जाएगा। मैं बाल कटाने गया था ना, उसको पूछा कितने बार, बोले बस 2 दिन रुकिए, सामने है। वास्तविकता ये है इंडी गठबंधन जो है मात्र 2 दिन के बाद कपूर हो जाएगा। इनकी पार्टियां रहेगी ना इंडी गठबंधन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का इंडी गठबंधन आज से 20 साल पहले भी था, उसी स्थिति में हार गया है और आगे आने वाले समय में। ठीक है, प्रदीप जी से सवाल ले लें, क्योंकि जो आपने ये दावा किया है उसका एक कहा जा सकता है कि सामने नजर आ भी गया है उदाहरण। प्रदीप जी, पहला सवाल तो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है कि 5वें चरण में 275 पार और 7वें चरण में 350 पार, ये दावा तो कर दिया गया है, लेकिन जो ममता बनर्जी का तेवर आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगा दिया है साहब कि बीजेपी से आपने फंडिंग ली है टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने में, और 1 जून को जो आप लोगों की अहम बैठक होनी है दिल्ली में,
उसमें वो नहीं आएंगी। नहीं, निश्चित तौर पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये बयान देते हैं तो इसलिए देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री देखिए तमाम उलूल जुलूल की भाषाओं का प्रयोग कर, मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कई महिलाओं के लिए तमाम अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। योगी जी को जिसको सबसे लोकप्रिय नेता बताते हैं, मोदी जी स्वयं अगर किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह की जोड़ी अगर किसी को सबसे ज्यादा दंड करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनको सबसे ज्यादा भय है, तो योगी आदित्यनाथ जी से। यही कारण है कि और उन्होंने लाभ पूरे हिंदुस्तान में अगर देश के क्षत्रियों ने अगर पूरे देश में आंदोलन चलाया और मोदी जी के और उनकी व्यवस्था के खिलाफ चलाया, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ये कारण था कि उन्हें लग रहा था अमित शाह जी को और मोदी जी को कि योगी जी की छवि कुछ ज्यादा उनकी विचारधारा के लोग उनमें बढ़ रही है, तो लगातार चोट करने की उन्होंने कोशिश की है। आज ये स्थिति है कि आज उन्होंने मोदी जी की वजह से ही योगी जी आज गोरखपुर हार रहे हैं। आज इसके पीछे कोई और नहीं है, योगी जी मोदी जी जैसे लोग उनके फैक्टर हैं जो उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं हो रहा, आप लगातार देखिए तमाम उलूल जुलूल की भाषा का प्रयोग जिससे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये उनकी हताशा और निराशा दिखाती है। निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं जहां 7वें फेज का जो चुनाव चल रहा है उसमें कौन सी सीट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने चुनाव को कितनी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। उनकी बगल की कौन सी सीट वो जीत रहे हैं? अंबेडकर नगर से स्टार्ट कर लीजिए। अंबेडकर नगर ये जीतने जा रहे हैं क्या? देवरिया ये जीतने जा रहे हैं क्या? महाराजगंज ये जीतने जा रहे हैं क्या? गोरखपुर ये जीतने जा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर जीतने नहीं जा रहे हैं। इसलिए जीतने नहीं जा रहे हैं कि इस देश के दलित और बैकवर्ड ने मान लिया है कि आप सिर्फ भारत में संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, आप संविधान बदलने के पीछे जो आपकी मंशा है, जो षड्यंत्र है, इस देश से आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र है, जिसमें इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है हम इस देश से न तो संविधान बदलने देंगे किसी को, न आरक्षण समाप्त करने देंगे। इसके पीछे तमाम बयानबाजी होती रही। और आप बयान देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा कि मेरे जीवन काल तक अगर अंबेडकर भी उतर आए तो आरक्षण समाप्त नहीं होगा। और मोहन भागवत पर ममता बनर्जी पे भी बोल देते। एक मिनट, मोहन भागवत पर बयान नहीं देते, मनमोहन वैद्य पर एक लफ्ज नहीं बोलते। और छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपनी आईडी पर जो आरक्षण के खिलाफ जो लेख छपा हुआ है, जो लेख आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की एक टिप्पणी नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं, और ये लड़ाई है देश में संविधान बदलने वालों और संविधान बचाने वालों के बीच में। इस देश से आरक्षण समाप्त करने वालों और संविधान आरक्षण के समर्थकों के बीच में युद्ध है, और ये युद्ध निश्चित तौर पर निर्णायक दौर पर पहुंचने जा रहा है। और आने वाली 4 तारीख को आरक्षण बचाने वाले लोग जीतेंगे, इस देश में संविधान बचाने वाले लोग जीतेंगे, संविधान बदलने वाले लोग मैं कह रहा हूं आप मजबूती से लड़िए, लेकिन ममता बनर्जी ने जो गंभीर आरोप लगा दिया आपके ऊपर और 1 जून को बैठक में नहीं आ रही हैं, एक पश्चिम बंगाल में भाई कम लोकसभा सीटें नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही वहां पे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ममता बनर्जी जा रही क्या? इनको इस बात की खुशी और गुदगुदी क्यों हो रही है? आप निश्चित तौर पर यह मानिए कि आपको किसी कीमत पर किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। देश का नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान है, जिनसे आपने रोजगार छीन लिए हैं, 20 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आपने रोजगार छीन लिए हैं। देश का किसान जो आपसे काले कानून को वापस करने की बात कर रहा था, उसे आपने उग्रवादी कहा है, उसे आपने आतंकवादी कहा है, उसे आपने देशद्रोही कहा है। इससे भी जब आपका पेट नहीं भरा तो उसके सीने पर आपने गाड़ी चढ़ा दी है। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी मुद्दों को लेकर देश का नौजवान हो, देश का किसान हो, और महिला सुरक्षा की बात करते करते प्रज्वल रमन्ना को जर्मनी भेज देते हो। 250 महिलाओं का रेप। प्रज्वल रमन्ना के बारे में अपडेट कर दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे बेबुनियाद है। 31 जून को वो SIT के सामने पेश होने जा रहा है। निश्चित तौर पर देश में मलखान सिंह ने भी यही बात कही होगी, छविराम ने भी यही बात कही होगी। प्रज्वल रमन्ना क्या कहेंगे? हम बलात्कारी हैं। आप बताइए, क्या आप बताइए, क्या चिन्मयानंद ये बात कहेंगे कि हमने महिलाओं का शोषण नहीं किया? तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जी ये बात कहेंगे क्या हमने महिलाओं के साथ का यौन शोषण नहीं किया? ये बात ये कहेंगे क्या? निश्चित तौर पर इस तरह जो भी अपराधी होता है वो ये बात कहता है कि हमने ये अपराध नहीं किया है, लेकिन अपराध क्षम्य नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों को सजा मिलेगी तो अपराध क्षम्य नहीं होगा। बिल्कुल अपराधी हैं और हर अपराधी ये कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया। ठीक है, पहला काम ये कहता है मैंने अपराध नहीं किया। इस तरह के अपराधियों को कतई न समाज माफ करेगा न देश का कानून माफ करेगा। ठीक है कपिश जी, भाई अखिलेश यादव जी ने कहा है 400 पार वालों का हिसाब किताब गड़बड़ा गया है, यानी आप लोग भी दावा ये कर रहे हैं कि ये 400 पार नहीं आने वाले हैं और आप लोग सरकार बनाएंगे केंद्र में। बहुत
सीधी सी बात है जी। कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं और फर लागे अति दूर। जी। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने घमंड के कारण अकंठ में डूबी हुई है। और आप देखिए कि 10 साल से उसकी जनता के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं। और जिन योजनाओं की वो बात करती है, उन योजनाओं से इस देश को उन्होंने कंगाल बनाने का काम किया। मैं ये पूछता हूं कि ये बतावें कि जो इनके अपने 2014 और 19 के जो घोषणा पत्र थे, उसमें से कितनी घोषणाएं लागू कर। अगर 20 करोड़ लोगों को नौकरी सरकारी दे दी हो या रोजगार दे दिया हो तो बता दें। एक श्वेत पत्र लेकर के एक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं बैठे। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है कि हम आप 2014 में जो मोटरसाइकिल 45 से 65 हजार की खरीदते थे, अब वही मोटरसाइकिल 1,25,000 से 1,45,000 के बीच। सेम कंपनी की सेम मॉडल, जो 68 रुपए पे पेट्रोल आपको दिया गया था, आपने उसे 100 पार करा दिया। और जो 55 रुपए पे डीजल दिया गया था, वो 95 रुपए पार करा दिया। और इतनी महंगाई पार कराने के बाद कहते हैं साहब हम 400 पार। तो 400 पार तो आप हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं जी। क्योंकि 400 हमारे हैं और पार वाले आपके हैं। अच्छा। ये अभी जो अंतिम चरण आप देखने जा रहे हैं, कोर्टों में भी संघर्ष है। संजय भाई नोट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं नोट करूंगा। 4 जून को मैं पूछूंगा फिर आपसे। बिल्कुल, कोर्टों में भी संघर्ष है। बाकी सीटें तो क्लियर हैं उस दिन, जहां पे कोई संघर्ष ये पेशी ही नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी जी। और इसका मुख्य कैडर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको नड्डा साहब ने कह दिया कि वो हमारे साथ आवे चाहे ना आवे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरएसएस ने इनको इस वाले चुनाव में बाइकाट कर दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, वो भी महंगी शिक्षा और चिकित्सा से परेशान है। एक भी कार्यकर्ता का काम इनकी सरकार में नहीं हुआ। जी। बड़े बड़े विधायक के पास आप चले जाइए कि साहब हम ये हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, ये हमारे साथ फला काम हो रहा है, जरा थानाध्यक्ष से कह दीजिए, तो थानाध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनता है। नाम नहीं लेना चाहते। योगी सरकार के पहली फेज में एक पांडे जी थे हमारे यहाँ के विधायक, उन्होंने अपने पथरी के ऑपरेशन के लिए कहा कि अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां से जुगाड़ लगाना पीजीआई के लिए। और कोरोना में आपने देखा ही था, कानपुर से सांसद जो उसमें इनके एक्सपायर कर गए, जी उनको कपिल जी, दवा तक नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सुनील जी भी कई बार बोल चुके हैं इस चर्चा में कि ये बहुत बड़ी चुनौती है योगी सरकार के लिए। सुनील भाई निश्चित तौर पर। इसलिए भी बोल गए हैं कि डिप्टी मुख्यमंत्री जो इनके हैं, उन्होंने कई बार इन सारी चीजों को उजागर किया कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है। इस डिपार्टमेंट का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जा रही है और उसके मंत्री को पता ही नहीं है कि कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग हो गई। जी। तो जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी में ऊपर के स्तर पे चला है, चंद लोगों के बीच में चला है, उसके कारण इनके कार्यकर्ता भी कहीं अपने आप को पावर्ड नहीं महसूस किए। वो ये कहते हैं कि कपिश भाई हम अगर निकलेंगे तो किसके घर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जरा इन लोगों के नाम फलाने में जुड़वा देना, राशन कार्ड में इनका नाम आ जाए। हम राशन कार्ड तक में इनका नाम नहीं जुड़वा पाए, हम विधवा की पेंशन नहीं करा पाए, किस मुंह से हम इनके पास जाएंगे। चलिए इसका जवाब हमारे बगलगीर के यहाँ एफआईआर करवानी थी, उनके यहाँ मार पिटाई किए थे लोग आकर के, और हम गए थे, थानाध्यक्ष पैसा मांग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं आपको दुख दर्द बता रहा हूँ। जी चलिए राघवन जी से जवाब ले लेते हैं। और उसी का ये नतीजा है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव में नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है, ये हार चुके हैं चुनाव। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को मटन मछली मीट मंगलसूत्र भैंस पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान हिंदू मुसलमान, आपके बात आगे जरा जवाब ले लें। नहीं अंत में मुजरा। अरे कहाँ बात आई संजय भाई, मुजरा वाली बात कहाँ आई। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के मुख से, इस देश के नहीं विश्व के किसी भी प्रधानमंत्री के मुख से आपने मुजरा करते हुए सुना है क्या? चलिए ठीक है, सुना है। अरे ये हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बौखला गए हैं अपनी हार को लेके। ठीक है कपिल जी, आपके आरोप बहुत सारे हो गए। जरा राघवन जी से जवाब भी लेते जाए, नहीं तो राघवन जी फिर भूल जाएंगे। राघवन जी
2-3 सवाल काफ़ी अहम है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए हैं कि वाराणसी में आपका संघर्ष है, दूसरा आरएसएस की आपकी नाराज़गी है जिससे उन्होंने चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है, जो जेपी नड्डा जी का बयान आया था, और तीसरा ये कि आपके कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए समाजवादी पार्टी के कपीस जी को जाना पड़ रहा है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, संघ परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी संघ का ही अनुसांगिक संघ है जी। इस प्रकार की कोई बातें करता है तो वो सिर्फ एक जगहसाई करने वाली बातें करता है। जो संघ को जानता है, भारतीय जनता पार्टी को जानता है, इस विषय में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। कर रहे हैं कोई व्यक्ति को टिप्पणी करता है लेकिन बात होती है संजय भाई, संघ पूछ भारतीय लीजिए, जनता नड्डा जी पार्टी ठीक है, कर रहे हैं क्या? कपीस जी हम नोट लोग कर अलग लीजिए, नहीं। जरा उनका आवाज ले ले, फिर स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी नहीं, एक बार हमारे हम मित्र लोग को अलग पूछ लीजिए कि नड्डा जी ने कहा है, और कपिल दूसरी श्रीवास्तव नहीं बात- कह रहे जी हैं। जी, बता मैंने वही रहे हैं। पूछा है उनसे। हाँ यानी ये वो जगहसाई बात कर रहे हैं आ गई नड्डा ना। साहब। गोरखपुर में ये माननीय, और दूसरा ये बता रहे माननीय योगी ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ाई में, अब कहने के लिए क्या, भाई समाजवादी पार्टी का ये कर्तव्य है, कपिल जी को ये कहना चाहिए, लेकिन 4 दिन बाद पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 336 सीटें मिली थी, जी 2019 में उससे बढ़ के सीटें मिली, पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हमको सीटें बढ़ के मिली। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल बढ़ के सीटें पा रहा है। आज की तारीख में चाहे मोदी जी हो, चाहे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो, जी। सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, ये 2 बातें कहते हैं ये लोग हर मतलब कॉमन रूप से, बेरोजगारी और महंगाई के विषय। मैं ये बातों चर्चा करना चाहता हूँ। कपिल जी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, कहने को तो ये एक लाइन में 4 आरोप लगाते हैं, उसकी मुझे कोई, लेकिन जो मोटा मोटा आरोप है बेरोजगारी और महंगाई का। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार 2017 में इनकी सरकार गई थी, बेरोजगारी तो 17.5%। आज की तारीख में या एक साल पहले 3.5% की, और कम हो गया। हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया था। अब ये कपिल जी इस बात का जवाब मिल गया कि इतनी ज्यादा अंतर कैसे आ गया। हम लोगों ने ये प्रयास नहीं किया, बेरोजगारी क्षेत्र में प्रयास किया। महंगाई की बात करना चाहता हूँ, ये केंद्र का विषय है। 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई दर कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट पे आधे से ज्यादा समय रही। हमारी सरकार ने कोरोना काल में देखा, 2014 से लेकर आज तक डबल डिजिट में कभी महंगाई दर नहीं। जी कपिल जी आएंगे आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। आज की तारीख में गूगल हर एक के सामने उपलब्ध है, तुरंत सर्च करके देख सकता है। हम लोगों ने देश की जनता के साथ विकास के काम किए, देश की जनता को सुशासन देने का काम ठीक किया। है। ये देश की जनता भली प्रकार से जानती है। आरोप को लगाने के लिए लगाते रहिए, उसका कोई जैसे बता ठीक रहे है। हैं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट मिल रही है देश में, अब शायद 1 भी नहीं मिल रही है। अब इसमें क्या जवाब दे सकते हैं? कपिल जी आते हैं, कपिल जी आते हैं। इस विषय में क्या कोई जवाब दे सकता है? लेकिन वास्तविकता ये है, 4 तारीख के बाद ना एनडी गठबंधन रहेगा, ना इनका ये चलिए, पूरा ठीक सुपड़ा है, रहेगा। ठीक है। आज की तारीख में भेदभाव नजर आने ठीक है। आपने ममता बनर्जी वाला सवाल चलिए, उठाया। चर्चा को हम जारी भाई, इस रखेंगे। विषय का एक- राघवेंद्र जी, चर्चा को जारी रखेंगे, कपिल जी के पास भी चलेंगे, लेकिन लेना पड़ेगा एक छोटा सा अल्प विराम। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।
करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी कथा कहानी आपन बानी। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कपिल जी, राघवन जी ने तमाम आरोप लगाए। आपकी सरकार जब थी तो बेरोजगारी दर 17.5% के आसपास था। आप लोग केवल यूं ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसके शासन काल में रोजगार कार्यालय बंद कर दिए जाए जी, तो श्रम विभाग से ये जारी होती थी कि कितनी बेरोजगारी चल रही है वो बंद कर दी जाए। तो ये किससे बेरोजगारी का आंकड़ा निकलवा रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब आपकी सरकार ने रोजगार कार्यालय ही बंद कर दी। आपको याद होगा कि आप जब पास आउट होते थे ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट या पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो हम लोग जाते थे रोजगार कार्यालय पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। संजय भाई, आपने भी कराया? बिल्कुल, मैंने भी कराया। हाँ। अब ये इनसे जरा कान में पूछिएगा धीरे से राघवेंद्र भाई से, भाई साहब आपकी सरकार ने ये रोजगार कार्यालय बंद क्यों कर दिया? राघवेंद्र जी आपकी बात सुन रहे हैं, जवाब देंगे वो। हाँ, और या ये पूछ लीजिएगा जो श्रम विभाग से जारी होता था आंकड़े, वो आपने बंद क्यों कर? तो जब आपने दोनों पे ही वर्ष 2018 से लगाम लगा दी, तो ये फर्जी आंकड़े मत बताइए। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के सर्वे से जो आंकड़े सामने आए एसबीआई के, उसमें तो यही आया ना कि इस देश के 50 लाख लोगों ने नौकरी खोजना ही छोड़ दिया है। और जो बेरोजगारी दर है वो इस देश के हाईएस्ट है, यानी 1972 में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी उसके भी ऐतिहासिक आंकड़े से पार हो गई है। और ये पता नहीं कौन से आंकड़े जारी कराते हैं जी। आप किसी अपने सरकारी सर्वे का कोई उदाहरण हो तो जरा दे दी, गूगल कर लीजिए। हम तो आपको पूरा छूट दिए और बता भी दिए कि दोनों डिपार्टमेंट आप क्यों बंद कराए, इसीलिए बंद कराए। आपकी पूरी जब उत्तर प्रदेश में सरकार 2 रिजिम में आई, आपने रोजगार उपलब्ध कराने के आंकड़ों को क्यों नहीं वहां से श्वेत पत्र जारी कर दिया? हम लोगों ने तो तमाम बार आपसे कहते रहा, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड कम से कम पीठ ठोकते महाराज अपनी, कपिल श्रीवास्तव झूठ साबित हो जाते। आपने वो भी नहीं किया। और अभी देखिए क्या कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि इनके समय में महंगाई कम है, हमारे समय में ज्यादा है। तो ठीक है बात। हमने तो पूछा कि भैया 68 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया पार कर रहा है, तो बताओ ये सही है कि नहीं है? 55 रुपए का डीजल इस समय अगर 95 रुपए पार कर रहा है तो बोलो सही है कि नहीं है? 68 रुपए का जो डॉलर था वो इस समय 84 रुपया 50 पैसा हो गया है, तो बताओ कि सही है कि नहीं है? और ये 5वीं इकोनॉमी कैसी हो रही जी? कहां से 5वीं इकोनॉमी हो रही? आपकी वित्त मंत्रालय और आपकी वित्त मंत्री संसद में कहती हैं कि साहब पुराना वेतन 8वां वेतन आयोग देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है।
आप ये कहते हैं पुरानी पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, सेना रखने का फुल फ्लेज हमारे पास पैसा नहीं, हम अग्निवीर रखेंगे 4 साल वाली, और आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पर उतार लाए हैं, उनको बेरोजगार करके, तो आप मुझे बताओ कि कहां से 5वीं इकानमी है। दूसरी चीज, आपने जो 155 लाख करोड़ रुपया इस देश पर 9 वर्षों में कर्जा लिया है साहब, और 80% IMF की रिपोर्ट है कि देश को मोदी सरकार ने कर्जे में फंसा दिया है। उसका क्या कहना है? क्या उसको जोड़ के आप देश को 5वीं इकानमी बता रहे हैं? यानी यदम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। चलिए राघवेंद्र जी से, कि अपने पैतृक घर को बेच के किराए पर एक मकान ले लीजिए, एक जो है EMI की LED टीवी लगा लीजिए और एक AC लगवा लीजिए, और कहिए साहब देखिए हमने तरक्की कर ली है। तो वो तरक्की की पोल खोलने के लिए इंडिया गठबंधन है। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए, फिर प्रदीप जी के पास चलेंगे। गठबंधन कहते हो। अब देखिए, आरोप लगाने की तो बहुत लगाए रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। क्या आपको देश में विकास हुआ ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? देश में सुशासन है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? मुझे याद है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो आतंकवाद उतना चरम सीमा था कि सरकारें तोड़ लगाया करती थी, बसों में दिखा रहा करता था, गाड़ी के नीचे बम हो सकता है, पार्क में बम हो सकता है। और जब आतंकवाद, आपसे जवाब लेंगे। कबीर जी बात होने दीजिए, हो गई आपकी बात। ठीक है कपिल जी, हाँ बोलिए राघवेंद्र जी बोलिए। और मुझे याद है जब आतंकवादी घटनाएं देश में पाकिस्तान से आतंकवादी घुस के कोई घटना कर देते थे, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया होती थी? सख्ती से निपटा जाएगा। अगर तो 8,000 राघवेंद्र जी पर से आपने उठाया है, वो बताएंगे हमारे सरकार में। कपिल जी मैं पूछ रहा हूँ, तो हम लोगों ने राघवेंद्र जी देश के 5वीं बड़ी, विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं कपिल जी, उसका जवाब दे दीजिए थोड़ा। नहीं 5वीं अर्थव्यवस्था है ना, उसके देखिए आप कबीर जी खुद भी कह सकते हो, क्या माने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हवा भाई बात नहीं कर सकती है। अगर आप विश्व के आंकड़े दिए हैं, आंकड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है कोई भी कुछ भी कह दे। आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों नहीं कह सकता विश्व के पहली अर्थव्यवस्था है? देखिए ये ऐसे नहीं होता है, ये सब आंकड़े होते हैं, मानक होते हैं, उसके अनुसार तय होता है जिसकी पहली अर्थव्यवस्था कौन है, विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था कौन है, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था कौन है। अब कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, ये लोग बेसिरपाई की बातें करने के लिए माहिर है, इसकी तो कोई बात नहीं। राघवेंद्र जी अच्छा, तमाम तरह के आंकड़े हैं, हम लोगों ने भी देखा कि प्रति व्यक्ति आए, बहुत छोटे छोटे देशों से भी हम पिछड़ गए हैं। बहरहाल उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। प्रदीप जी आपके पास चलेंगे। आपके ऊपर एक तो आरोप जो राघवेंद्र जी का है कि आपके सरकार में क्या स्थिति थी, आतंकवादी हमला करते थे, हालांकि उन्होंने वो संसद के ऊपर जो हमला हुआ था उसका जिक्र नहीं किया। एक सवाल और अहम है, अमित शाह जी को आज सुन रहा था केंद्रीय गृह मंत्री का, कि गठबंधन सरकार में आएगी तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री पहले तो बनेंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया। पहले साल में धारा 370 आप लोग समाप्त कर देंगे, दूसरे साल में 3 तलाक समाप्त कर देंगे, तीसरे साल का संभवतः मैं भूल गया, चौथे साल में आतंकियों से आप लोग बात करेंगे, और 5वें साल में राम मंदिर में बावरी ताला लगा देंगे। ये बहुत गंभीर आरोप है अमित शाह जी की ओर से। पहले तो राघवेंद्र जी का जवाब दे लीजिए, फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी राघवेंद्र जी विकास की लगातार चर्चा कर रहे थे। ये बतावें कि जो इनके पिछले सरकारों के घोषणा पत्र में 100 स्मार्ट सिटी बताए गए थे, जिसमें 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के हैं। इनके नाम अगर भारतीय जनता पार्टी गूगल को सर्च करके बता दें और उसमें स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषा है ये बता दें। नंबर 1 बात, बुलेट ट्रेन ढूंढ के बता दें पूरे देश में कहां चल रही। नंबर 3 बात, वो हवाई चप्पल वाले नागरिक को हवाई जहाज पर इन्होंने कब बैठाया और उससे रेलवे का टिकट भी छीन लिया, रोडवेज बस का भी टिकट छीन लिया, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। इनके विकास में मेडिकल कॉलेज आते हैं, वो मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो जिला अस्पताल की बिल्डिंग को तो आपने बढ़ा दिया, और वहां से अभी मैं देवरिया दौरा करके आ रहा हूं, देवरिया के मेडिकल कॉलेज से लोग रिफर हो रहे हैं कहां, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। पहली बार देश में सुना होगा कि एक मेडिकल कॉलेज दूसरे मेडिकल कॉलेज को रिफर करता। पीजीआई रिफर कर दीजिए या एम्स रिफर कर दीजिए, एक मेडिकल कॉलेज देवरिया का मेडिकल कॉलेज जो उसको आपने बताया, हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। किसका बना दिया? एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ना उसमें डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना दवाइयां हैं, ना कुछ है, और उसको आपने विकास के दायरे में खड़ा कर दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया। नंबर 1 बात, वो आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी, पूरी दुनिया में एक मेडिकल कॉलेज दूसरे मेडिकल कॉलेज को मरीज रिफर करता हो, ये बता दें। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की इस पे चर्चा तमाम बार हो चुकी है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े हम बता चुके हैं,
महंगाई और आय आमदनी की स्थिति यह है कि आपने इस देश के किसान की आय दुगनी करने का वायदा किया था। किसान की आय आपने 27 रुपए प्रतिदिन कर दी और 74,000 रुपए कर्जा कर दिया। देश की नागरिक की आय 46 रुपए प्रतिदिन कर दिया। तो निश्चित तौर पर यह आपके आंकड़े हैं और अब निश्चित तौर पर अमित शाह जी पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। अभी आतंकवाद पर चर्चा कर रहे थे, इसी चुनाव में आतंकवादी घटनाओं पर के बीच को चर्चा करी। अभी चुनाव चल रहा है, लगातार आप भाषणबाजी कर रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं। अभी 15 दिन पहले की आतंकवादी घटना पर भी चर्चा आप कर लीजिए। निश्चित तौर पर जब देश के श्री अमित शाह जी जब ये चर्चा करते हैं तो ये हम उनको बताना चाहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम कम से कम ये तय कर लीजिए, इस देश से हमारा क्षण समाप्त होने नहीं देंगे। इस देश से हम संविधान बदलने का ठीक है, संविधान निश्चित तौर पर बदलने नहीं देंगे। आपके किसी भी चलिए भाई, आप संविधान बचा लीजिएगा, होने नहीं देंगे। लेकिन जो अमित शाह जी का जो आरोप कर रहे हैं देश के अंदर, आपने सोची समझी रणनीति के तहत इस देश से संविधान बदलने की जो चाल चली उसको हमने नाकामयाब किया। देश का एक एक नागरिक उठ खड़ा हुआ, उसने तय कर लिया है इस देश से ऐसी विचारधारा जो देश का संविधान बदलना चाहती हो। अरे जो अमित शाह जी ने आरोप लगाया, चलिए संविधान तो बचा ही लेंगे आप लोग कि भाई पहले साल में धारा 370 समाप्त कर देंगे आप लोग। देश के संविधान बदलने की बात कर रहा हूं, उसके आरोपों को चर्चा होनी चाहिए क्या? जो ऐसा आदमी जो देश से आरक्षण समाप्त कर देना चाहता हो, ऐसी विचारधारा पर चर्चा होनी चाहिए। 370 समाप्त करने के बाद उन्होंने दावा यह भी कर दिया है कि पीओके हमारा हिस्सा होगा। 370 हटाने के बाद आपने दो बातें कही थी। सुनिए, आपने इस देश में जब आपने नोटबंदी की थी तो आपने कहा इस देश से आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, काला धन की कमर तोड़ दी है। काला धन कहां बरामद होता था? आतंकवादियों की जेब से बरामद होता था, भाजपा नेताओं के घर में, उनके बच्चों के पास बरामद होता था। 2-2 हजार की नोट बरामद होती है। इस पर क्यों बताएंगे क्या? निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं ना, आतंकवाद पर चर्चा करते करते अभी 1 महीने पहले की घटना पे भी चर्चा कर लीजिए। तो हम निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं ना, देश से आतंकवाद समाप्त हुआ है ना देश। अभी आप अपराध ये माफियावाद पर भी चर्चा कर रहे थे, ये माफियावाद पर चर्चा करते हैं जिनके कार्यकाल में गुंडे जेल के अंदर बर्थडे मनाते हुए अपना वीडियो वायरल करते हैं। ये चर्चा करते हैं जिनमें प्रदेश के मुखिया ने अपने ही ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे न सिर्फ वापस करने की सिफारिश की बल्कि वापस कर लिए। ये बात करते हैं जिनके कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बढ़ते हो। ये बात करेंगे जहां पर इनके इसी कार्यकाल में जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके पिछले कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी में पहली बार 147 की घटना। इन आरोपों पे एडीआर की रिपोर्ट हमको दिखानी पड़ेगी सारे सियासी दलों का, हमने और सुनील जी ने रखा। निश्चित तौर पर दिखाइए। आप विजय सिंह की चर्चा कर लीजिए, आप सुशील सिंह की चर्चा कर लीजिए, भाई आप विनीत सिंह की चर्चा कर लीजिए। देश की जनता से अमित शाह जी कर रहे हैं। शरण सिंह जी जिनका पर देश की बेटियों ने आरोप लगाया, ये इनके सम्मानित नेता हैं। इसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर मुद्दे का, इनका नेता है, इस गंभीर आरोप का जवाब दीजिए ना भाई। जो अमित शाह ने कहा है कि पहले साल आप धारा 370 समाप्त करेंगे, दूसरे साल 3 तलाक समाप्त करेंगे, चौथे साल आतंकियों से बात करेंगे और 5वें साल राम मंदिर में बावरी ताला लगा देंगे। ये बड़ा आरोप है आप लोगों के ऊपर। पहले महीने पर हम नौकरी पक्की करेंगे। पहले महीने में नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख रुपए देने की गारंटी करेंगे। पहले ही साल में हम महिलाओं को गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। पहले ही साल में हम इस देश में विकास की वो जो गंगा बहाएंगे, तब इन्हें दिखाई पड़ेगा विकास होता क्या है। विकास झूठे मेडिकल कॉलेज दिखाने में, विकास किसानों के साथ धोखा करने में, विकास नौजवानों के साथ धोखा करने में नहीं होता। इनसे सच्ची बात करने की बात होती है और ये आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है, राघवन जी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले सुनील त्रिपाठी जी, सुना आपने तमाम सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। एक दावा और मैं रख देता हूं कि चूंकि छठा चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, 7वां चरण बचा है। ममता बनर्जी का दावा है कि 200 सीट से ज़्यादा नहीं मिल रही है एनडीए को। राहुल गांधी कहते हैं 150, अखिलेश यादव 140, लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल कहते हैं 200 सीट अधिकतम मिलेंगे। तेजस्वी जी 100 पर ही सिमटा दे रहे हैं एनडीए को। पहले चर्चा इन लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए और दूसरा ये जो दावा है। संजय जी, हमारा जो अपना आकलन है, 4 जून को सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। बहुत समय नहीं रह गया है, लेकिन ये जरूर है कि इनकी सीटों में काफ़ी गिरावट होगी। जिस हिसाब से मैं अपना आकलन कर रहा हूँ, उस सीटें तो कम होंगी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारे मित्र प्रदीप जी जो कह रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे, रोजगार देंगे, मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूँ अपने भाई से
कि 30-40 साल आपने इस देश में शासन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। आप उस डाटा को लेके आइए, जनता दिखाइए कि मेरे कार्यकाल में इतने लोग नौकरी पाए, इतने किसानों के लिए हमने ये किया। मुझे फिर कहना पड़ेगा 5,000 रुपए के लगान टैक्स के लिए 15 दिन किसान जेल काटता था आपकी सरकार में। प्रदीप जी भी हमारी हमें उम्र के हैं, हो सकता कभी गांव में इन्होंने भी देखा हो। अमीन आता था तो जो जिस दलित की आप चर्चा कर रहे हैं वो दलित लगान टैक्स नहीं दे पाता था संजय जी, घर द्वार छोड़ भाग जाता है। उसके जानवरों को मैंने देखा है लाद लाद करके, गांव में कानी हौज बोली जाती थी एसडीएम कार्यालय को, वहां जानवर बंद किए जाते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने पुराने लोग बैठे हैं पूछे सही की गलत है। आपने दावा किया 1 लाख रुपया हम देंगे महिलाओं को, ठीक है, अच्छी बात है। कहां से पैसा लाएंगे आप लोग? इसलिए कि आज जो सरकार आ रही है संजय जी, वो मीडियम क्लास को मारने में एकदम लगी हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे जो सरकारें रही हों। या तो लोग ध्यान दे रहे हैं सबसे लोअर पे, मुफ्त राशन खाओ आराम से रहो, या तो पैसा लेके बाहर भाग जाओ। टैक्स हमारा आपका टैक्स, लेकिन जो टैक्स उससे ले रहे हैं कि जो इस देश में पिस रहा और कह नहीं रहा, उसके बावजूद भी लोग लाठियां पड़ रही, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। 1 लाख रुपया आप कहां से लाएंगे? मेरा सवाल तो इस बात का भी है। फिर आप अब तक 40 साल शासन किए, आपको याद नहीं थी कि गरीब महिलाएं हैं हमारे देश में, आपने उनको कितना सपोर्ट किया, कितना पैसा दिया। आप आरक्षण बात कर रहे हैं, मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि मैं इस आरक्षण का घोर विरोधी हूं, इसलिए कि अगर 70 सालों में हमारे जो निचले पायदान पे खड़े हुए भाई को सहयोग मिला होता तो आरक्षण का हक नहीं मांगता वो हमारे आग तरह कंधा मिला के आगे बढ़ता हुआ नजर आता। आप क्या चाहते हैं कि ये गरीबी इस देश में हमेशा बनती रहे और जो अच्छे लोग हैं उस इस आरक्षण की दंश में या तो देश छोड़े या शरीर छोड़े, जम के सियासत होती रहे, सियासत होती रहे। जैसे अयोध्या का मामला था संजय जी, मैं बचपन से देखते चला आया, राम मंदिर एक मुद्दा बन गया था। सरकारें किसी की आई, कभी भारतीय जनता पार्टी बनी सरकार, कभी सपा सरकार बनी। मैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ऐसा विराम सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक दलों के हाथों से निकल गया। अब कोई चर्चा इसके ऊपर नहीं होगी। तीसरी बात जो प्रदीप कह रहे हैं, आतंकवाद की बात, आप बता दीजिए पिछले 10 सालों में मैं केवल लॉ एंड ऑर्डर पर ही योगी जी को सपोर्ट करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से योगी जी का रहा है, कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ बता दीजिए, इलाहाबाद में बम ब्लास्ट हुआ तो बता दीजिए, बनारस बम ब्लास्ट हुआ तो बता दीजिए, कहीं किसी शहर में उत्तर प्रदेश में अगर एक भी बम ब्लास्ट हुआ हो, एक भी गैंगवार हुआ हो। मैं अपने बचपन में देखता था, मैं माफियाओं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इसी लखनऊ प्रदीप भाई भी देखे होंगे कि चारबाग में गोलियां चल रही हैं तो डालीगंज गोलियां चल रही हैं। बीच में एक माफिया जो आज हमारे बीच में नहीं है समझौता करा रहा है, आज बता दिए कहीं हो रहा हो। लेकिन विकास के मामले पे मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अखिलेश जी को देना चाह रहा हूं। हमेशा कहता हूं कि जितना विकास कार्य अखिलेश जी ने किया है योगी जी ने नहीं किया है, लेकिन अखिलेश जी फेल हुए केवल लॉ एंड ऑर्डर पे। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग से अपना रखते और कुछ वर्ग विशेष से मोह भंग करते तो शायद भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में नहीं होती, क्योंकि अखिलेश जी ने विकास काम कोई कमी नहीं छोड़ी। किसानों की जो बात करते हैं हम, सबसे ज्यादा किसानों के लिए संजय जी मैं तो कई बार कहता हूं कि मुलायम सिंह जी ने किया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लगान माफ किया, सिंचाई माफ किया और किसानों को कर्जा माफ किया। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो हमारे मित्र बैठे हैं, बताइए हमको। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में किसानों के लिए अच्छा क्या हुआ है कि कम से कम 6,000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं। जो बिचौलियों से किसान बीज लेता था और ड्योढ़ी जिसको बोलते हैं, आप समझते होंगे आप, जी जी बिल्कुल, 1 कुंटल लिया तो उससे सीजन तैयार फसल तैयार होती तो 1.5 कुंटल देना पड़ता था, आज उससे उस मुक्ति मिल गई। लाठी डंडे खाद के लिए खाता था उत्तर प्रदेश किसान, आज उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन कुल मिला के संजय जी जो विकास होना चाहिए था वो न गरीब के साथ हुआ है न किसान के साथ हुआ है। किसान आज भी, हम आप एसी में बैठे बात कर रहे हैं, मैं तो भी दौरा करके आया हूं, मुझे दर्द होती है देख करके कि गन्ने खेत में नंगे पैर तपती हुई धूप में किसान हमारा तप रहा है, नहरों में पानी नहीं है। ये योगी जी की नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स कुछ ऐसे बैठ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उन ब्यूरोक्रेट्स से भारतीय जनता पार्टी कितना नुकसान हो रहा है, शायद योगी जी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। राघवेंद्र जी से जवाब ले लें संजय जी, 1 सेकंड गौर दीजिए। स्वास्थ्य विभाग में तो हमेशा चर्चा करता हूं, कभी जी ने कहा, मैं पूर्ण सहमत हूं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था, ये आज से नहीं 1 दर्जन में डीजीपी के नाम बता सकता हूं जो हमारे मित्र भी रहे, बड़े भाई भी रहे। उन्होंने जनता के बीच में पुलिस से कई बार ऐसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए आदेश भी दिए कि आप मित्र तरह पेश आओ, लेकिन आज ये हाल है कि चौराहे पे आप चले जाइए। इसी सरकार में नहीं, ये एक रूटीन बन गया। कब हमारे चंद पुलिस वाले ऐसे हैं जो अच्छे पुलिस वालों की भी छवि खराब करते हैं। बिल्कुल, थाने में आप जाकर देख लीजिए, कोई ऐसे बेड़ा इंस्पेक्टर हो जो आप कुर्सी दे दे,
ऐसे बैठ रहा जैसे लग रहा हो हिटलर। अरे देश के सेवक हो, नौकर हो, वही मीडियम क्लास, वही हायर क्लास आपको वेतन दे रहा है, तो सरकार कहां देगी? लेकिन इस पे कोई नहीं, पुलिस पर नियंत्रण और स्वास्थ्य विभाग पर। स्वास्थ्य विभाग इतना खराब हुआ है सरकार में संजय जी, ये कहीं नुकसान होगा स्वास्थ्य विभाग। भाई वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी को सुना, इस पर आपका जवाब चाहेंगे। राघवेंद्र जी से पूछिएगा, एक सवाल खड़ा है, राघवेंद्र जी से पूछ लीजिएगा सुनील त्रिपाठी जी का वो बयान जो आरक्षण के खिलाफ है, इससे सहमत है या नहीं सहमत है? ठीक है, हाँ ये सवाल जरूर राघवेंद्र गरीबी से नहीं, आरक्षण के सवाल पर राघवेंद्र जी सुनील त्रिपाठी जी के बयान से सहमत है या नहीं? सहमत होने पर नहीं रह सकते हैं, सहमत हो जवाब ले, राजनीतिक देखते हैं, मैं राजनीतिक नहीं हूं। हाँ जी राघवेंद्र जी जवाब दें। अभी कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे कि संविधान बचाने निकले हैं, हंसी होती है। इन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, वो आज संविधान बचाने निकले। ये बताएं, सबसे ज्यादा राज्य सरकारें इन्होंने अपने कार्यकाल में बर्खास्त की, ये संविधान बचाने निकले हैं। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि जो पुराना स्ट्रक्चर था वो गिरा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था, राज्य सरकार को दोषी मान भी लेते हैं। इसके साथ 3 सरकारें क्यों बर्खास्त की गई थी भाई? ये बताइए, आप लोगों ने कितने संविधान संशोधन किए? 100 से ज्यादा संविधान संशोधन किए हुए हैं। अनर्गल बयानबाजी बंद करके उत्तर प्रदेश और देश की जनता भली प्रकार से जानती है। जो लोग आरक्षण पर 50 करोड़ से ज्यादा देश में खाते हैं, आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लियर करिए राघवेंद्र जी। गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया। अरे माननीय सुनील त्रिपाठी जी के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करिए। आरक्षण के समर्थक आप हैं नहीं हैं? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है कहां ज्ञान देने का काम कर रहे हैं? आरक्षण के समर्थक आप हैं या नहीं हैं? बयान अपना स्टैंड क्लियर करिए। भाग के चले जाते हैं राजस्थान, अमेठी रायबरेली में एक जगह तो आप लड़ नहीं पाते हैं, ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने दीजिए, एक भी सीट आपके पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में है। क्या आरक्षण में मत चर्चा करिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक रही है, समर्थक जी कपिश भाई आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के काम किए हैं, हम लोगों ने अंत्योदय को लेकर काम किया है, ठीक है। बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। बात तो मैं 10 स्मार्ट सिटी के नाम बताइए शहर के, उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी के नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी के नाम बताइए आप। उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी के नाम बता दीजिए। 5 लाख तक का बीमा नहीं दिया गया गरीबों को, 5 लाख तक का बीमा, किसान सम्मान निधि नहीं दी गई, बिना पैसे के राशन नहीं दिया जा रहा है, मुफ्त शौचालय नहीं दिया गया। गरीबों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग हंसते हो जिस तरीके से, गरीबों का पूछे जाके, जिसको 1-1 रुपए की कीमत पता होती है। हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को नीति आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया है देश में। ठीक है कपिश जी, बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है और हम लोग उसको लेकर के आगे चलते हैं, और हम लोग गुमराह करने का काम नहीं करते हैं। हम लोग रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। हम लोग चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके हर वर्ष जाते हैं। ठीक है, 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड है हमारी केंद्र सरकार। हम लोग इसको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, कपिश जी से जरा जवाब ले लें। हाँ कपिश जी कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि राघवेंद्र भाई, आप मेहनत जरा संक्षेप में, समय कम है। हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ता आपका संतुष्ट नहीं है, आपकी ही सरकार हो, बहुत सीधी बात कह रहे हैं, और कैमरे के पीछे आप भी मानेंगे इस बात। लेकिन मैं एक बात ये आपको कह दूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने 10 साल परेशान किया इस देश के युवकों को, इस देश के किसानों को, आप बताओ कि जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं देश का, 750 किसान आपने उन्हीं के सवाल पे बैठा के मार दिए, और 6000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हैं। 500 रुपए प्रति महीना, 5 के परिवार से अगर कर दे तो 15 रुपए भी एक परिवार पे नहीं आ रहा डेली। और 500 रुपए की सम्मान निधि तो पेंशन के तौर पे किसानों को तो समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर देती थी, जबकि हम प्रदेश में थे केवल। आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी महाराज, इतनी कंजूसी क्यों? अरे 28 लोगों को आपने 16 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए राइट ऑफ कर दिया, और आप 2 लाख करोड़ रुपए जो हमारे किरदानों पर पूरे देश में कर्जा है उसको माफ नहीं कर पाए। ठीक है, अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये 1 लाख रुपए की योजना जो आप लेके आ रहे हैं अप्रेंटिसशिप वाली, ये महाराज हम भीख नहीं दे रहे हैं किसी, अपने युवा को उनका सम्मान दे रहे हैं, अप्रेंटिस दे रहे हैं, जो हमारा दायित्व है। आपने पहले क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल ये था आपसे। नहीं, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही,
मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, वो भी बता रहा हूँ। वो पेंशन योजना का जिक्र कर देंगे। खैर रखिए खैर, आज से 15 लाख, सुन लीजिए, इस देश में 15 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। उस समय की सरकार कौन सी थी जो 55 साल आप बात कर रहे हैं कि किसने क्या दिया और क्यों सारे पद सरेंडर कर दिए? ये आज केंद्र में केवल 7 लाख की नौकरी बची हुई है। आज प्रदेश में केवल 1,25,000 इनके सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षकों की बात छोड़ करके। और मुझे बताइए, पुरानी पेंशन तो हम लोग दिया करते थे। आपकी बात आ गई। हम लोग तो वेतन आयोग दिया करते थे। ये वेतन आयोग छीनने का काम चलिए 4 जून को कपिश भाई ये पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। छीनने का काम किसने किया? ठीक है, ठीक है, ये आपको कहना पड़ेगा कि पहले की सरकारों ने सब कुछ दिया। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा। कल फिर हम लोग चर्चा में शामिल होंगे। इशारा हो चुका है इस चर्चा को समाप्त करने का। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चर्चा जब शुरू होती है तो एक के बाद एक मुद्दे निकलते चले जाते हैं और जाहिर सी बात है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल हो, मुद्दों की भरमार है। तभी तो हम लोग मंगलसूत्र से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच गए 7वें चरण के आते आते। फिलहाल ये तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब ईवीएम पर काउंटिंग शुरू होगी तो जनता ने किसके दावों को अपनाया और किसके दावों को ठुकराया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर।